वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। हमेशा की तरह इतिहास की तीसरी पाठ और तीसरी श्रृंखला आपके सामने लेकर के आया हूँ। यह पाठ हमें आज़ादी की लड़ाई की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो गतिविधियां हुई थी उससे अवगत कराएगा और एक बार फिर हमारे अंदर के सोए हुए देशभक्त को जगाएगा। जानने का समय आ गया है कि किस प्रकार से हमारे देशभक्तों की जानबूझकर की गई बलिदान और सोची समझी रणनीति के तहत कई आंदोलन को न सिर्फ सफलता मिली बल्कि कुछ लोगों ने इसके लिए अपनी जान भी दिया, बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी दी। और अंततः यह पाठ हमें यह भी बताएगा कि किस प्रकार से इस आंदोलन के अंत के साथ ही यह तय हो गया था कि आज़ादी मिलने का रास्ता साफ हो गया। चलिए शुरू करते हैं। 1922 फरवरी का महीना, जब महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर देना है, उन्होंने ऐसा इसलिए महसूस किया कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से जगह जगह बहुत सारी हिंसात्मक गतिविधियां होने लगी और ये हिंसात्मक गतिविधियों में से महत्वपूर्ण चीज़ें थी सरकारी खजानों को नुकसान पहुंचाना, अस्पतालों को नुकसान पहुंचाना, पुलिस थानों को नुकसान पहुंचाना। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक रोष लोगों के अंदर में पैदा कर रही थी। महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कतई भी ये मतलब नहीं था कि वो ये चाहते थे कि इस तरह के आंदोलन से देश में जगह जगह खून बहे। उनका मकसद था बहरी अंग्रेजी सरकार तक यह आवाज़ पहुंचाना कि हमें आज़ादी चाहिए, वो भी अपनी शर्तों पे। लेकिन जब ये सारी गतिविधियां होने लगी तो महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि आइडिया तो दे ही दिए हैं, आइडिया फिर आया था, अब चलो इस आइडिया को भी विड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा की महात्मा गांधी आइडिया को विड्रॉ तब तक नहीं करते थे जब तक अच्छे से सब लोग तोड़ा न जाए, और जब देख लेते थे कि एक बहुत बड़ी मास की सेवा हो चुकी है, भीड़ की सेवा हो चुकी है और अब किसी की पीठ लाठी सहने की योग्य नहीं बची है, तो वो लाठी उन तक ना पहुंचे इससे पहले उसको विड्रॉ कर देते थे महात्मा गांधी की जगह। तो तमाम ऐसी घटनाएं घटने लगी। Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to be provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1990। भारत सरकार के द्वारा 1919 की एक एक्ट बनाई गई जिसके अंतर्गत कांग्रेस के ही अंदर में शीत युद्ध होने लगा। बच्चों, शीत युद्ध का मतलब होता है वैचारिक युद्ध होना, गृह कलेश होना। यानी कांग्रेस पार्टी में ही कुछ लीडर्स तंग आ गए थे इस तरह के मूवमेंट से और वो चाहते थे कि हम चुनाव का हिस्सा बने और चुनाव लड़ करके जीत करके संविधान में संवैधानिक तरीके से, मतलब संविधान तो था ही नहीं, मतलब एक तरह से लॉ के अंदर में रह करके अपनी बात को लॉफुली प्रूफ करना और सही साबित करना। अब दे फेल्ट दैट it was important to oppose British policies within the council, arguing for reform and also demonstrate that these councils were truly democratic। Truly democratic का मतलब कि पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक, और इनका ये मानना था कि चुनाव जीत करके असेंबली में उनके सामने बैठ करके हुज्जत करके, जिसे हम कह सकते हैं जिद करके, अपनी बातों को रख करके कानूनन उस बात को मनवाने के लिए चुनाव जीतना ज़रूरी था। इनके हिसाब से मूवमेंट्स के ज़रिए सिर्फ चिल्लाया जा सकता था, अपनी बातों को रखा नहीं जा सकता था, जबकि असेंबली में पहुंच करके बिना चिल्लाए अपनी बातों को लॉफुली मनवाया जा सकता था। समझ में आ रहा ना सबको? कोई दिक्कत नहीं, हर लाइन पे आप फोकस रखिएगा, इसलिए एनसीईआरटी आपके सामने खोली गई। C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, बट यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। एक तरफ C.R. दास और मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने स्वराज पार्टी बना डाली उसी कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत रह करके, और दूसरी तरफ कुछ ज्वलंत जीवित जवान नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जिनका सीधी सीधी बात आपको पता है कि भाई बोस साहब कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून का संदर्भ सीधे था कि इन्हें पता था कि आज़ादी तो हमारी हक है और इसके लिए तो चाहे ऐसे चाहे वैसे हम लेके ही रहेंगे।
इस चीज को मनाने के लिए इन लोगों ने मैसिव एगिटेशंस ऑफ पॉपुलेशन करना शुरू किया, यानी कि लोगों को ज्वलंत करना, एक बड़ी जनसंख्या समूह को ज्वलंत करना कि लड़ो भिड़ो ताकि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल सके। In such situation of internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics toward the late 1920s. इस तरह की सिचुएशंस की वजह से 1920 के अंतिम दौर में दो तरह की पॉलिटिकल सिचुएशंस देश के सामने आ गई। द फर्स्ट वॉज इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसका पहला इफेक्ट था जो विश्व स्तर पर जो महंगाई की वजह से जो मंदी आई थी, पहला तो वो। दूसरा, एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। 1926 से लेकर 1930 का वो दौर जिस समय में देश में क्रॉप फेलियर्स भी हो रहे थे, और इसकी जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग जो क्रॉप लगाते हैं या कोई चीज़ इस तरह की हम लोग करते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे जो जीवन में क्रॉप बेच करके जो हम अपना घर चला रहे हैं, जो अपना परिवार चला रहे हैं, उसके लिए अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो घर चलाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1926 से 1930 का वह काला दौर जो किसानों ने उस जमाने में भी जिया था, जब उनके पास पैदा करने के बाद अनाज को बेचने के लिए कोई जगह नहीं थी, या फिर उनके अनाज उनके लिए कभी कभी कम भी पड़ जाता। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल, देखिए कृषि से जुड़ी हुई चीज़ों की जो कहीं ना कहीं कीमत थी वह गिर गई थी, उसकी डिमांड्स गिर गई थी, एक्सपोर्ट को डिक्लाइन किया जाने लगा, यानी कि निर्यात को पूरी तरह से प्रतिबंध करने दिया जाने लगा। Peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. इवन कि जो किसान थे उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था कि जो कर्जा क्वाम करके वो बेचारे अपनी कृषि कर रहे थे, वह कृषि से जुड़े हुए चीज़ों को किसी को दे नहीं पा रहे थे, अपने रेवेन्यू को चुका नहीं पा रहे थे। 1930 में कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल, मतलब एक ऐसी दोहरी स्थिति, एक दोहरी परिस्थिति जहाँ पर पूरी तरह से सारी चीज़ें चरमरा जाएं, उस स्थिति में लगभग 1930 में हमारे देश की परिस्थितियाँ पहुँच चुकी थी। Against this background, new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon. Sir John Simon, आपको इसी पे साइमन कमीशन पढ़ना है। देखिए, जॉन साइमन के अंतर्गत एक कमीशन की गठन हुई। सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। द प्रॉब्लम वाज दैट कमीशन डिड नॉट हैव सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। बनाया तो गया भारतीयों के लिए कि भारत के हित के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ कोई चीज़ डैमेज ना हो। धीरे धीरे 1930 का वो दौर था कि जब अंग्रेजों को ये लगने लगा बच्चों कि अब यहाँ पे असंवैधानिक तरीके से रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो एक ऐसे कमीशन की सेटअप की गई जहाँ पे हम लोग साइमन साहब का नाम पढ़ रहे हैं, साइमन कमीशन की बात हुई। एक कमीशन की गठन हुई कि भारत में रह रहे उन सभी लोगों के हितों की रक्षा की जा सके, और इन हितों की रक्षा तभी की जा सकती है जब एक प्रॉपर लॉ का फ्रेमवर्क बनेगा। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत तब आई कि सारे सारे अंग्रेज थे। अब ये कहा जाए कि पड़ोस के सारे लोग आकर के आपके घर में घुस जाएं और वो सब मिल करके अपने तरीके से एक लॉ बनाएं और ये कहें कि इससे वहाँ जो सुमित रह रहा है, सुमित को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सुमित मस्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, ठीक है। तो खैर अब देखिए, तो इसके बाद अब विरोध होगा। When Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." 1928 में जब साइमन कमीशन हमारे देश में आया, तो जैसे ही पहुंचते ये यहाँ आते ही नारा लगने लगा "Go back, Simon", यानी कि साइमन जाओ, भारत छोड़ो। तो होता ही था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। All parties, including the Congress and Muslim League, participate in the demonstrations. मतलब इस प्रकार के जो भी प्रचार थे इसमें सारी पार्टी खुल करके एक साथ एकजुट होकर के पार्टिसिपेट करने लगी। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929। इरविन ने अक्टूबर 1929 में अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इज एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। This didn't satisfy the Congress leaders and radicals within the Congress
led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose become more assertive. अर्थात बच्चों, अब साइमन कमीशन के बाद इरविन का जो यहाँ पर जो एक लॉ लाने की कोशिश की गई या उनके जो नियम चीज़ों को लाने की कोशिश की गई, कहा गया कि एक राउंड टेबल मीटिंग होनी चाहिए, राउंड टेबल मीटिंग होनी चाहिए और इस राउंड टेबल मीटिंग में सबको बिठा करके सभी के हितों की बात की जाए। और सभी के हितों की बात करने का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि अपोजिट पार्टी का जो बंदा आएगा वो अपने विचार रखेगा। आप रूल में हैं तो आप अपने विचार रखेंगे। अभी जैसे कुछ दिन पहले अभी भाजपा सरकार में कई लॉ पास हुए हैं, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों चरण से तो बिल पास होता है ना, वो चीज़ फाइनल होता है। तो वहाँ पे जो विपक्ष के लोग हैं वो भी अपनी बात को रखते हैं, क्यों नहीं वगैरह वगैरह। तो राउंड टेबल मीटिंग में जब बात हुई तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रख रहे थे कि जो ये चीज़ें बता रहे हैं वो हमारे लिए सही है। यानी कुल मिलाकर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को बनाने की कोशिश कर रहे थे उससे हमारे कांग्रेस के लीडर्स, हमारे बड़े लीडर्स इत्तेफाक नहीं रख रहे थे कि इससे भारत का विकास होगा, यहाँ के लोगों के जीवन सुधरेगी, जीवनचर्या बदलेगी, लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। और कहीं ना कहीं प्रत्येक युद्ध का अपने आप में एक मकसद होता है कि हम उस युद्ध के बाद विराम चाहते हैं। जिस युद्ध का कोई अंत नहीं होता है उसका कभी विराम नहीं होता। ऐसे में हमारे बड़े नेताओं की यह पहली कोशिश थी कि इस युद्ध का न सिर्फ अंत हो बल्कि लोगों को विराम की स्थिति भी मिले। और चूंकि देश हमारा था तो इनके बनाए तमाम लॉ हमारे लीडर्स को समझ में नहीं आते थे। जाहिर सी बात है, एक पड़ोसी हमारे घर को कैसे कंट्रोल कर सकता है, उसके बनाए गए नियम, उसकी कल्चर हमारे कल्चर से जब मेल ही नहीं खाएगी। अब सपोज मान लो अभी से 2021 में अगर चाइना हम पे रूल करने लगे और यहाँ पर जो हम लोग गाय की दूध को पी करके बड़े हुए हैं, या यूँ कहें कुछ कल्चर में लोग बीफ भी खाते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो आने के बाद कोई ऐसी चीज़ हमारे लिए खाने को कंपलसरी कर दे जो चीज़ हमारी आत्मा अलाउ न करे, जो हमने कभी ना खाया हो ना पिया हो, और फिर वो बैठ करके राउंड टेबल मीटिंग करें कि देखो ऐसे नहीं ऐसे खा लेते हैं, तो क्या आप तैयार होंगे? नहीं। आपने चिकन नहीं खाया, आपने कहा चिकन कढ़ी नहीं खाते, कहेंगे चलो कोई बात नहीं तंदूर खा लेना, तो आप थोड़ी खाओगे। बात वहाँ फंसी। तो जब जो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें कांग्रेस लीडर्स को इनकी बातें जलेबी की तरह गोल गोल लग रही थी। वो चीज़ें जो हैं भी और नहीं भी हैं उन्होंने सीधे उससे डिनाई कर दिया। अच्छा, फिर देखिए क्या हुआ। The liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British domination gradually lost their influence। और इस प्रकार से जो बिचौलिए लोग थे जो इस लॉ को लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे, उन्होंने धीरे धीरे देखा कि लोगों की अपोजिशंस की वजह से इसका इम्पैक्ट कम हो रहा और उनका प्रभाव भी कम हो रहा। क्योंकि यहाँ पे बच्चों एक वर्ड है द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन। अब ये ब्रिटिश डोमिनियन का मतलब है कि भाई कुल मिलाकर के ब्रिटिश के ही हिसाब से तैयार किया गया, जहां पे इंडिया जैसी कोई चीज ही नहीं है, और ये कर इंडिया के लिए रहे और नाम इंडिया का है ही नहीं। जहां इंडिया ही नहीं है तो इंडिया के लोगों के हित की बात कैसे? मतलब ये तो वही बात होगी, आप देशभक्ति की बात भी करते हैं, देश है ही नहीं तो भक्ति किसकी? बात वही है। दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। बच्चों ये लाइन मार्क करेंगे आप अपनी कॉपी में। पूर्ण स्वराज दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मांगी गई। और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 विल बी celebrated as the Independence Day when people were to take a pledge to struggle for complete independence। इन लोगों ने 26 जनवरी 1930 का दिन तय किया कि इस दिन प्रत्येक भारतीय यह सौगंध खाएगा, यह कसम खाएगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए और कुछ नहीं। आजकल देखते नहीं है चाटो चुहेड़ा सब दिल्ली में जेएनयू में खड़ा करके बोलते हैं आज़ादी आज़ादी। आज़ादी का उनको मालूम है आज़ादी क्या होता है? ऐसा लगता है उनको कोई फांसी चढ़ा रहा है। इतना सौभाग्य मनाना चाहिए कि भारत जैसे देश में पैदा हो गए, इतने मतलब
निचकट टाइप के लोगों को अगर कोई दूसरा यूएई होता ना तो गर्दन काट देता कि देश के खिलाफ इतना कुछ बोलते हैं। महानतम भारत माता की देश की मिट्टी है, जो ऐसे देशद्रोहियों को इस देश में रह करके देश के खिलाफ गाली देने पे प्रतिबंध नहीं लगता है। दूसरा कोई देश रहता तो उनको समझ में आ जाता कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, आज़ादी बोलते हैं सब। कल के डेट में आप लोग जेएनयू पढ़ने जाना तो उन सबके साथ मत खड़ा होना। काहे की आज़ादी भाई? हमारे देश में किस बात की कमी हमें दी है? किस फेस्टिवल को मनाने से रोका है? 365 दिन में 150 दिन तक फेस्टिवल है वो निकल जाता है। बचा कुचा संडे, 2 ठो गर्मी छुट्टी, 2 ठो कोरोना, साल भर स्कूल बंद हैं। अगर आंकड़ा निकाल के देखो, जब कोरोना नहीं था तब भी तो स्कूल की वर्किंग डे 200 दिन थी। आंकड़े आप देख करके मुझे बता देंगे। इस इतिहास के चैप्टर के माध्यम से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पिछले कई सालों के आप अपने रिजल्ट को उठा के देखो, टोटल अटेंडेंस में आपको 200 दिन के आसपास दिखता है। तो जिस देश में ऑलरेडी 6 महीना बंद ही रहता है, संडे मंडे मिला के, त्यौहार मिला के, उस देश का नागरिक आज़ादी मांगता है। अब क्या चाहिए? 365 दिन से ज़्यादा स्कूल बंद चाहिए। वो तो काम कोरोना करेगा, कर ही दिया, आगे भी करेगा, नए नए वेरिएंट्स लाएगा हैं। कुछ दिन में लोग कहेंगे स्कूल, अच्छा ये क्या होता है? पढ़ाई ये क्या होता है? अब देखिए सब काम खत्म है। आज अगर बापू जिंदा होते, ये सब सिचुएशन देख के फिर मर जाते, बहुत तकलीफ में होते। बताओ कैसे दिक्कत कर दिए सब। किस देश को आज़ाद कराए थे? बायोलॉजिकल वार चल रहा है आजकल। अब जान गए हैं सब कि हम लोग इमोशनल हैं। हम लोगों पे अगर गोली बम चलाएंगे तो हम लोग ईटा उटा चला के मार देंगे। इसलिए सब हम लोगों को अब गोली नहीं मार रहे हैं। अब बोले रुको, एक एक वायरस छोड़ते हैं, सब वैसे ही मर जाएंगे। समझ नहीं रहे आप लोग? हम समझ गए हैं, पूरा रणनीति हम समझे हैं। चाइना धीरे धीरे इसी तरह से नया नया कोई कुत्ता बिल्ली खा करके वायरस फेंकेगा यहाँ पर हैं, मलमूत्र के जरिए। हम लोग उसी तरह से छींक के खांस के मर जाएंगे हम लोग। अब पॉपुलेशन वैसे ही खाली हो जाएगी। चाइना पूरा प्लान कर लिया है, नया नया चीज़ खाते हैं सब। मानव का दिल खा जाएंगे, बच्चा खा जाएंगे, कुत्ता खा जाएंगे। कैसा देश है भाई चाइना। चाइना सबको भी मेरा ये वीडियो देखना चाहिए कि इंसान बनो, कम से कम साग पात खाओ। चलिए, ये भी एक अलग सिस्टम है। तो हाँ, एक नया लाइन फिर आया, देखिए। इट वॉज डिक्लेयर्ड, ये तो हो गया। अब देखिए, बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। ये खुशी बहुत कम लोगों को स्वीकार हुई, बहुत कम लोग इस पे ध्यान दिए। आगे का लाइन पढ़ना। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे। मैंने क्या बोला था? जब कोई चीज बिगड़ जाती थी तो ये रास्ता खोजते थे। देखो फिर खोजे रास्ता। टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ। ये सोचे कि यार मेरा आंदोलन फेल होने के बाद ये सब कुछ नया नया कर रहे हैं, इसमें आइडिया जोड़ करके 2-4 चीज लाइन फिर जोड़ देते हैं, फिर एक नया आंदोलन निकालते हैं। फिर जब 2-4 लोग कुटा जाएंगे, थाना वाना फूका जाएगा, 2-4 10-20 लोग जेल चल जाएंगे, फिर विड्रॉ कर लेंगे। फिर उसमें कोई अगर कुछ नए तरीके से करेगा, उसमें 4 लाइन अपना जोड़ करके फिर एक नया निकाल देंगे। महात्मा गांधी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। हाँ, वो लॉ पढ़े हुए थे, बाहर से पढ़े थे। यहाँ तो हम लोग गाँव में नहीं पढ़ पाते, विदेश से पढ़ के आए थे। अच्छा, बापू का कपड़ा देख करके कितना लोग, हम तो कभी कभी आश्चर्य करते हैं, कुछ लोग बताता है बेहद गरीब परिवार। एक तो हमारे भारत की एक और ड्रॉबैक है, आदमी को कपड़ा से जज करेंगे। कोई आईफोन रखा है, कोई बढ़िया जूता पहना, तुरंत कहेगा करोड़पति है। ये और बात है कि वो किसी करोड़पति मालिक का ड्राइवर है, मालिक अपना फ़ोन उसको रखने के लिए दिया है और मालिक उसको अपना फ़ोन रखने के लिए दिया है और जूता मंदिर के बाहर से चुरा के वो पहना है, फिर भी हम उसे करोड़पति समझेंगे। उसी प्रकार से महात्मा गांधी को जितने लोगों ने धोती और चश्मा में देखा था, सब समझा कि बेचारा बाबा बहुत गरीब है, लेकिन ऐसा था नहीं। बाबा अपने हाथ में पूरा देश रखे थे। आज तक उनका चेहरा देखे बगैर किसी का सुबह होता है? अरे जब नोटवा देखते हो तो उन्हीं का चेहरा रहता है। राम श्याम भूल जाओगे, गांधी जी कैसे भूलोगे? जय गांधी जी। तो अब देखिए, एक नए लुक में थोड़ा नमक डाल करके इन्होंने एक नया लॉ लाया जिसमें नमक आ गया, द सॉल्ट मार्च में, मसालेदार एंड सिविल डिसोबीडियंस। अब दोनों को जोड़ करके नमक से जोड़ दिए, थोड़ा और नमकीन हो जाएगा। एक नया लॉ, मतलब देखिए, एंड्रॉयड वर्जन नहीं बढ़ाता अपना, iOS नहीं बढ़ाता, वैसे ये भी अपने फ्रीडम में जो भी निकालते थे नया नया, उसमें एक वर्जन अपग्रेड करते थे।
अब नया वर्जन अपग्रेड किए नमक पर। अब देखिए नमक में क्या हुआ। महात्मा गांधी फाउंड अ सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कैन यूनाइट द नेशन। बहुत सही सोचे कि नमक ही वो अकेला माध्यम हो सकता है जिससे पूरा देश एक हो जाए, क्योंकि बिना नमक के तो कोई खाएगा नहीं और नमक सबकी बेसिक जरूरत है। ऑन 31 जनवरी 1930, बच्चों इसको भी याद रखिएगा, 31 जनवरी सन 1930, ही सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। लॉर्ड इरविन को इन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें 11 डिमांड इन्होंने अपने किए। सम ऑफ दीज वेर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, मतलब कुछ ऐसे थे जो सामान्य फायदे या लोगों के हित में थे। अदर्स वेर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ डिफरेंट क्लासेस, और कुछ जो अलग अलग समाज के वर्ग थे उनके हिसाब से, उनके हितों के हिसाब से। फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स, यानी कि औद्योगिक कारखाने चलाने वाले लोगों से लेकर के किसानों तक सबके हितों की बात थी। The idea was to make the demand wide-ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could bond together in a united campaign. देखिए यहां पर तो बात इसकी होगी, इस आइडिया का मेन मकसद ये था कि इससे एक बड़ी रेंज को कवर करना था इनको। देखिए अगर संपूर्ण रूप से पूरे भारतीयों को इकट्ठा करना है तो हित अहित तो सबका देखना पड़ेगा। कारखाना से लेकर के खेत तक, बिजली से लेकर के मकान तक, रोटी कपड़ा मकान, जब प्रत्येक चीज और प्रत्येक वर्ग, एससी से लेकर के जनरल तक, जब सभी लोगों की बात होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की बात होगी, तभी तो हम उसे प्योर डेमोक्रेसी कहेंगे। कि जहां पर जात के आधार पर नहीं, इंसान को इंसानियत के आधार पर उसके हितों की रक्षा की जाए। महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर ये चीज़ किया जाएगा, ऐसे ही थोड़े कोई उनको नेशनल फादर कहता है, फादर ऑफ नेशन कहता है, राष्ट्रपिता कहने के पीछे मतलब दरअसल में उन्होंने प्रत्येक जात के लिए, प्रत्येक धर्म के लिए अपने हिसाब से उन्होंने ठीक ही किया था। अच्छा दिक्कत क्या है कि महात्मा गांधी को कुछ लोग गाली देते हैं, देना नहीं चाहिए। उनको गाली के पीछे सबसे बड़ा वजह है कांग्रेस पार्टी। इन सब का अपना कोई स्टैंड था नहीं, कहीं शादी कर लिए, किसी जात में चल गए, कौनो घर में घुस गया, उनका खुद का कंफर्म कोई जात तो था नहीं, तो वो किसी जात के साथ सही से स्टैंड नहीं होती थी कांग्रेस। और नतीजा कि एक वर्ग को ऐसा लगा कि महात्मा गांधी शुरू से ही कांग्रेस से जुड़े रहे, तो कांग्रेस के जितने फैसले हैं उसमें गांधी जी भी हैं। बात समझिएगा, जैसे अंधेरे में तीर चलाना होता है, हर चीज को घुमा फिरा करके गांधी जी से जोड़ दिया जाता था। उन्होंने जो किया वो संवैधानिक तरीके से किया। उन्होंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, किसी पे गोली नहीं चलाई, लेकिन पिछवा से नेहरू मार देते थे। नाम आता था कि गांधी बोले होंगे पीछे से, और गांधी बेचारा क्या, तो खुदे गोली भी जी रहे थे, बीमार थे, वो क्या गोली मारेंगे, वो बेचारे सीधा साधा आदमी थे। और इनके कंधे पे, कमजोर कंधे पे, लाठी लेके चलने वाले के कंधे पे सब AK-47 रख के चलाते थे और कहते थे कि बाबा नॉन वायलेंस के पुजारी हैं। तो बाबा बेचारा करे क्या, बंदूक झेल ही नहीं पा रहे थे, वो कैसे तैसे खड़ा रहते थे, कांग्रेस वाले पीछे से बम मार देते थे, कौन हिस्सा उड़ गया, कहीं गांधी जी वहीं शुरू किए थे आंदोलन, लगता है उन्हीं कोई समर्थक थे। ये कैसा समर्थन था भाई, इतिहास का ऐसा बेहतरीन चैप्टर हुआ ही नहीं है। इसको चैप्टर को पढ़ाए पूरा जीवन, जैसे लगता है कि मैं भी था 1930 में बापू के साथ, इरविन को चिट्ठी मैं भी लिख रहा था। क्या चिट्ठी थी, 11 डिमांड में कुछ जनरल था, मतलब जैसे नाश्ता करने दीजिए, पानी पीने दीजिए, मतलब चैन से जीने दीजिए, कहीं कुत्ता लिख दे रहे हैं, इंडियन डॉग लिख दे रहे हैं, किसी दरवाजे पर जा रहे हैं कुत्ता छोड़ दे रहे हैं हम लोगों के ऊपर। आदमी खेत में अपना खेती कर रहा है, खेत में बैठ के अगर शौचालय कर रहा है, पीछे से गोली मार दे रहे हैं। ये कोई समय है मारने का गोली? खड़ा हो जाए आदमी, फ्रेश हो जाए, घर दुआर चल जाए, गोली बुला के मार लो। नहीं, खेत में बैठा वहीं मार दो गोली, खेत गंदा कर रहा था, कहीं कुछ भी कर दे रहे। तो ये सब गांधी जी दबे कुचले जुबान में ये सब लिख के भेजे कि भाई जीने दो उनको। अच्छा, इसके बाद छोटी जात वाले बेचारे अलग परेशान थे, बड़ी जात के लोग जीने नहीं दे रहे थे उनको अलग से। कुआं उआं में परछाई पड़ जाता था तो कुएं पटवा देते थे सीमेंट से, कहते थे हम भी प्यासे रहेंगे तुम भी प्यासे रहो। उनका परछाई नहीं, देखो
B.R. अम्बेडकर साहब की अगर कहानी पढ़ो तो उनको बड़ा तंग किया जाता था। उनके ऊपर में जो डॉक्यूमेंट्री बनी अगर उसको देख लो ना तो खुद के बड़ा जात होने पे तरस आता कि हम बड़ी जात में क्यों पैदा हुए, इतने बुरे क्यों थे हमारे पूर्वज। लेकिन फिर बाद में समझ में आता है कि भाई अब तो पूर्वज थे, कम से कम हम लोग तो सुधर ही सकते हैं। कम से कम हम तो अब वैसे ना बने कि अगली पीढ़ी में इतिहास में ये बोला जाए कि नहीं 2020-21 में भी लोग ऐसे ही हुआ करते थे। हम बदल जाएंगे, हमारी अगली पीढ़ी खुद ब खुद बदल जाएगी। पुराने लोगों की गलतियों को हम लोग दोहराएंगे तो हम लोग जीवन भर गाली सुनेंगे, है ना। तो महात्मा गांधी साहब नमक को क्यों चुने? बिना पकौड़ा में चटनी में नमक चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा देखिए, इडली डोसा में भी नमक चाहिए कि नहीं चाहिए? आप उधर चल जाइए, कश्मीर में चल जाइए, उधरों कुछ खाते तो नमक चाहिए। भारत के किसी भी कोने में चल जाओ, कुछ भी खाओ नमक चाहिए। ये बोले नमक से जो तड़का मारेंगे इस आंदोलन में तो एकदम सब एकदम बाहर आ जाएंगे चारों ओर, एकदम मस्त एक आंदोलन का नया सिनारियो तैयार होगा। इसके अंतर्गत अभी ये सब चीज़ शुरू नहीं होता। देखिए जैसे हम लोग जिम जाते हैं तो पहले 20 मिनट पहले 25 मिनट गरमाते हैं, तो गांधी जी भी बोले कि इससे पहले कि पूरा इंडिया में हम पैदल भ्रमण करें, पहले कुछ चिट्ठी उट्ठी लिख करके डिमांड कर देते हैं, जो उन्होंने लॉर्ड इरविन को लिखी। ध्यान दीजिएगा, इस कहानी को लाइव सुनने के बाद भी आप लोग वीडियो के जरिए इस तीनों पार्ट्स को सीरीज में देखिएगा ताकि आपको पूरी कहानी आपके दिल दिमाग में घुस जाए। और ध्यान रखिएगा, इस तरह से समझी हुई चीज़ों पे जब प्रश्न पूछा जाता है तो आंसर आप अपने तरीके से लिख पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें होती हैं। एक स्कूलिंग का मेथड होता है जहाँ पे एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, गिने चुने क्वेश्चंस के आंसर करा करके आपको चैप्टर कंप्लीशन कहा जाता है। दूसरी तरफ हम यूट्यूबर्स की ज़िंदगी, जहाँ पर आपको बेस्ट बनने की होड़ है कि हमारी वीडियो सबसे अच्छी कैसे बने, और ऐसी स्थिति में हर आदमी का एक्सप्लेनेशन अपने आप में नायाब होता है। और जाहिर सी बात है कि किसी भी कहानी को सुनने के बाद उसके प्रश्न और उत्तर का जवाब देना काफ़ी आसान हो जाता है। अपेक्षाकृत सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटने वाले बच्चों से बचिए। जो बच्चे 10 क्वेश्चन पिछले साल को उठा के याद करके कहते हैं मैं पास हो जाऊंगा, वो सिर्फ पास ही होते हैं, टॉप नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए, ये तो हो गया भाई, खेत में से उठा कहीं से टांग टूंग के ले जा रहे थे, उसको खत्म करिए। द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल द डिमांड टू एबलिश द सॉल्ट टैक्स। अच्छा, पूरा चीज का हाईलाइट क्या था? 11 डिमांड में सबसे चमकीला जो इनका डिमांड था वो ये था, नमक पे किस बात का टैक्स ले रहे हो भाई, ये तो कुदरत दी है, उस पे भी टैक्स। आपको आज पता होना चाहिए एक बात बच्चों, आज के डेट में नमक पर कोई टैक्स नहीं है भारत में। आज सोचने वाली बात है, ये बात आपकी शायद जानकारी में आप लोग MRP देख करके बोलते होंगे कि टैक्स है। दरअसल में दुकानदारों की बदमाशी है। वास्तविकता में जब कंपनी उसको बना करके भेजती है तो पैकेजिंग का तो एक रूल होता ही है ना भाई, ट्रांसपोर्टेशन में तो पैसा लग ही रहा है। टैक्स लगा करके कंपनी ने उसको बनाई है ना, टैक्स लगा करके उसको दे रही है। उसने 2 रुपये में बनाया, 2 रुपये में दे रही है डिस्ट्रीब्यूटर को। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर जब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, तो उसमें तेल पानी लग रहा है, तो उसके लिए एक बना दी जाती है MRP। लेकिन नीचे एक वर्ड लिखा रहेगा, एक लिखा रहता है इंक्लूडिंग GST या टैक्स। वो चीज़ आपको नमक में नहीं मिलता। नमक टैक्स फ्री होता है, ठीक है, नमक टैक्स फ्री होता है, याद रखना बच्चों। और उस समय नमक पर टैक्स था, तो ये चीज़ इनकी सबसे बड़ी हाईलाइट थी। आगे, salt was something consumed by the rich and poor alike. It was one of the most essential items of food. The tax on salt and government monopoly over its production, Gandhiji declared, revealed the most oppressive face of British rule. अर्थात महात्मा गांधी ने नमक और नमक से जुड़ी हुई चीज़ों पर टैक्स के सिस्टम को देख करके कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल के सबसे घिनौने चेहरे या शासन का प्रतीक बताया कि ऐसी चीज़ जो अमीर से गरीब तक सब में समान है और सबकी ज़रूरत है, आप उस पर भी टैक्स लगा रहे हो यार, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे सरकार होगा। महात्मा गांधी लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम, यानी एक तरह से ये महात्मा गांधी की मीठी वाणी में चेतावनी थी, एक अल्टीमेटम थी। इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, जैसे कि हमारे अन्ना हजारे करते थे, आम आदमी पार्टी वाले अभी भी हैं। अन्ना क्या करते हैं? आंदोलन। वो मॉडर्न गांधी जी हैं। वो साल में सिर्फ 100 दिन खाते हैं, 265 दिन वो भूखे रहते हैं। उनको कोई भी बात उनको टांग के ले जाकर बैठा दो, 20-25 दिन भूखा रहेंगे, ICU में चल जाएंगे, सरकार मान जाएगी। मशीन है वो आजकल के। जय हो बाबा अन्ना हजारे की जय हो। ऐसे 10-20 लोग हर जिला में होने चाहिए
जिनको ले जा करके डीएम कार्यालय सीएम कार्यालय के आगे लौटा दो ठंडी में, भूखा प्यासा छोड़ दो, 20-25 दिन जब भूखा रहेंगे तो उनको देख करके सरकार मान जाएगी कि मर जाएगा। तो जमाने में तो महात्मा गांधी इसीलिए तो सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, ये 3 चीज के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पहला तो ये एक गाल दो दूसरा गाल वाला सिस्टम याद होगा आपको। दूसरा जेल जाने को, ये भी उनका रूटीन था। वहाँ पर जाकर आराम से गीता उता पढ़ते थे, आराम से रिसर्च करते थे, अपना चरखा उरखा बीनते थे अपना आराम से। जेल भी उनका रूटीन था बाबा का, अच्छा लगता था उनको जेल में भी रहना। जेल हो गया और ये हो गया। और तीसरा इनको सबसे अच्छा क्या लगता था? आंदोलन और उसका आइडिया। देखिए इनको ये तीनों बेनिफिट मिल रहा था उससे। तो ये बोले कि भाई होना तो यही है, होना तो यही है, तो ठीक है तैयार थे। तो बोल दिए कि या तो तुम करो या तो देखो उसके बाद ये क्या करते। 11 मार्च द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। फिर से इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, और इरविन जो था वो किसी भी कीमत पे उसमें नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं था। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhiji Ashram in Sabarmati to Gujarat coastal town of Dandi। यानी कुल मिलाकर के डांडी मार्च यात्रा भी इसे कहते हैं बच्चों। और यह 78 अपने विश्वसनीय वॉलंटियर्स, यानी कि जो महात्मा गांधी के इर्द गिर्द अपना जीवन जी रहे थे, उन 78 लोगों को अपने साथ ले करके 240 माइल तक ये चले अपने आश्रम जो कि साबरमती में थी, वहां से डांडी के कोस्टल एरिया यानी कि समुद्री इलाके तक। द वॉलंटियर वॉक फॉर 24 days, यानी कि इनके साथ 24 दिन लोग चले। अबाउट 10 miles a day, यानी कि रोज 10 मील्स चलते थे। Thousands came to hear महात्मा गांधी wherever he stopped। जब वो एक दिन में जब 24 माइल 10 माइल चल लेते थे, 10 माइल चल लेते थे, तो 100 200 500 1000 लोग जहाँ ये लोग रुकते थे वहीं पे मीटिंग हो जाती थी। अपनी बात रख देते थे कि देखो इस बूढ़े शरीर में, इस कमज़ोर शरीर से 250 माइल चलना है, कुछ लोग साथ हो लो। तो बाबा की पर्सनालिटी देख करके, उनकी त्याग को देख करके लोग प्रभावित होते थे कि भाई देखिए इस बूढ़े शरीर पे देह में जान नहीं है, इतना चल रहे हैं, मर आ जाएंगे। तो लोग इमोशन में इनके आंदोलन का हिस्सा बनते थे, क्योंकि जब भी इनकी सेहत में दिक्कत था, बीमार थे, बीमार बराबर ही रहते थे, तो लोग ये सोचता था कि अगर ये कुछ चालू किए तो हो सकता है ये इनका अंत ही हो, तो इनका साथ दे दो, साथ नहीं दोगे इनको कुछ हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो कुल मिलाकर के लोग इमोशन में भी बाबा की बात के साथ चलते थे, महाराज पिता के साथ। तो ये 10 मील चलते गए, अपना बात फैलाते चल गए। जब तक ये डांडी पहुंचे तब तक ये 10-20 टू मीटिंग डील कर चुके होते। रास्ते में सबको बता दिए कि अब नमक पे टैक्स नहीं देना है। Thousands के वहां सुन लीजिए। He told them what he meant by स्वराज and argued for peacefully defy the British। सबको बताया कि स्वराज का असली मतलब क्या है और आराम से ब्रिटिश का सामना करना शांति से। On 6 April he reached Dandi, ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water। और वहाँ डांडी पहुँच के इन्होंने अपने हाथ से नमक का प्रोडक्शन किया, पानी को गर्म करके, बॉयल करके, एवापोरेशन के जरिए। आप घबराइए मत, इन्होंने प्यूरो सॉल्ट नहीं बनाया था, या टाटा और अग्नि और तमाम जो बड़ी ब्रांड है वो नहीं बनाया था, साधारण नमक बनाया था। कंपनी तो टाटा बिरला बनाते हैं। दिस मार्क, अच्छा हाँ, इसमें एक और हमको कहानी याद है। ये तो बेचारा नमक बनाए थे, उस समय भी सीधे साधे लोग थे। अभी लोग लेटेस्ट लोग नमकों पे सब देखिए, अब नमक को भी अब एकदम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे कॉम्प्लान हो। क्या आपके नमक में विटामिन बी है? क्या आपके नमक में आयरन की भरपूर मात्रा है? क्या आपके नमक से आपका खून बढ़ रहा है? क्या आपके नमक में ब्लीचिंग पाउडर है? क्या आपका नमक चमक रहा है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या जो आप हार्पिक मुंह में डालते हैं उसमें नमक है? अबे यार, जब ये बताओ, जब कुल चीज़ में नमक घुसेड़ दोगे, साबुन में, हार्पिक में, हैंडवाश में, पेस्ट में, तो इससे बढ़िया आदमी चावल दाल क्या खाएगा? नमक में घोर के नहीं पिएगा जब नमक में सब चीज़ है। 100-200 रुपये किलो नमक बेच रहे हैं, उतना में आदमी घी खा ले। समझिए, मैं आज के वर्तमान की जो एड्स मैनेजमेंट है उस पर मेरा एक कटाक्ष है। अलग अलग नमक पैदा कर रहे हैं, सब 250-250 किलो का नमक बेच रहे हैं। इतना में तो यहाँ गरीब आदमी का 5 दिन का राशन हो जाएगा।
नमक सर्वोत्तम सबसे अच्छा होता है बच्चों सेंधा नमक, कुदरती नमक है जिसे हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। और रॉक सॉल्ट जो वास्तविकता में जो होता है वो बहुत सस्ता होता है बच्चों, लेकिन उसी रॉक सॉल्ट पे ना जब थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके माधुरी दीक्षित ऐसे ऐंठ देगी दे ना तो उसका कीमत सीधे 200, जैसे दे ऐंठी 30-40 किलो उसका कम हो गया। आप दूसरा आदमी भले बनमानू जैसी शक्ल का हो लेकिन देखते ही जानेगा कि हम खा लेंगे तो अगला ऐड हमारा ही होगा, लेकिन ये भूल जाता कि गुटखा पे भी कुछ लोगों का फोटो लगा होता है, सिगरेट पे भी। तो वो खरीद करके ये नहीं कहेगा कि सिगरेट के डिब्बा पे जो फोटो बना है उसमें अगला फोटो मेरा होगा, ये कभी नहीं बोलेगा। वो जब बोलेगा तो कहेगा देख रहे हो नमक का ऐड देखे हो, हम वैसा अनिल कपूर जैसा बन जाएंगे, नमक बना डालेंगे फटाक से वैसा ही। ये भी एक दिक्कत। महात्मा गांधी सोचे होते तो नमक की भी यात्रा नहीं करते, मतलब कुल मिला करके कुछ नहीं करते। एक यहाँ देखा, अच्छा, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हाउ इट वाज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन with the British as they had done in 1921-22 but also to break the colonial laws। मतलब उसमें फिर पिटाने के लिए एक चीज़ और जोड़ दिया गया कि अब तक जो किए थे सिर्फ वो मत करिए, उसमें कॉलोनियल लॉ का भी विरोध करिए, मतलब विरोध थोड़ा और बढ़ा दीजिए बस शांति से। और ऐसा हो नहीं सकता था कि हर आदमी शांति से करे, उसमें कुछ लोग मार खाने के लिए पहले तैयार रहते थे कि आज बाबा बोले बिहान हम थाना में घुसेंगे 4-5 चपेड़ा खा के जेल में चल जाएंगे। अच्छा, दिक्कत क्या था, घर से टूटे हुए थे लोग, घरों पे भोजन नहीं था, जेल में कम से कम 2 वक्त भोजन मिल जाएगा, तो गांधी जी का नाम लेके जेल में घुस जाना। कौनो अंग्रेज को सिपाही साइकिल लेके जा रहा उसको ढकेल के 4-5 लात मार के जेल चल जाते थे। ये बड़ी दिक्कत थी भाई, हमारे बाबा लोग बताते थे पहले, बड़ी दिक्कत थी। मतलब कौनो कहीं जा रहा है उसको ढकेल दो, हाँ कि भाई पुलिस को मारा इसको चांद हो जाए, ये होता था। आधा तो ये सब, चूंकि देखिए आप अगर जेल के बाहर हैं तो भी आप जेल में, क्योंकि आपका खेती बाड़ी सब तो इन्हीं के लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंतर्गत था। तो जो लोग का एकदम पूंजी टूट जाता था वो लोग सोचते थे कि ऐसे भी भूखा मरना है, इससे बढ़िया इन सबको बल भर पुष्टांग पीटते हैं, पहले पूरा भड़ास निकालते हैं, अब मार मुर के जेल चल जाते हैं कि कम से कम 1-2 साल खाने को तो मिलेगा। ये बात था। देखिए जेल में कभी कोई भूखा नहीं रहता, याद रखिएगा। मतलब अब ऐसा नहीं कि आप लोग चले जाए। आगे देखिए, thousands in different parts of country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factory। देखिए शुरू हो गया, मतलब एक बार गांधी जी नमक क्या बना दी, इनका देखा देखी सारे चढ़ गए कि अब हम भी बनाएंगे। और सब एकदम सरकार के सामने खुल्लम खुल्ला, यानी कि सरकार को जगाने की कोशिश। अब जगाने की कोशिश में रिएक्शन तो उल्टा ही होगा, देखिए हुआ होगा आगे। As the movement spread, foreign clothes were boycotted, liquor shops were picketed, peasants refused to pay revenue, chowkidari taxes, village officials resigned, and in many places forest people violated forest law, going to reserve forest to collect wood, graze cattle। सब कुछ होने लगा, मतलब लोग अपने पदों को छोड़ने लगे। जिन लोगों को जंगल में जाने से रोका गया था वो लोग जा कर के जंगलों से लकड़ियां कलेक्ट करने लगे, फल कलेक्ट करने लगे। हर वो चीज़ जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित की थी ये लोग उस पर चढ़ करके अपना हक जमाने लगे। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one। देखिए आ गया साइड इफेक्ट, ये सब वायलेशन को देख करके धीरे धीरे कांग्रेस के एक लीडर को ले जाया जाने लगा। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस। और जाहिर सी बात है कि आप जिस चीज़ को शांति से शुरू किए हैं उसका अंत हमेशा हिंसा पे ही होगा, और हिंसा होना शुरू हो गया। When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowd demonstrated in the street of Peshawar facing armed car and police firing। यानी कि अब्दुल गफ्फार खान साहब जो कि गांधी जी के एक बहुत बड़े अनुयायी माने जाते थे, जब उनको अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930 में, तो गुस्साई हुई भीड़ ने पेशावर की सड़कों पर मतलब जब अपना डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि अपना आंदोलन जारी किया, तो इस चक्कर में वहाँ पर तमाम जो कार्स थे और पुलिस की फायरिंग थी उसका उनको सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है कई लोग मारे गए। एक महीने बाद when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial worker in Sholapur attacked police post
म्युनिसिपल बिल्डिंग, लो कोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। यानी कि महात्मा गांधी जब खुद अरेस्ट हुए तो सोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे वो आसपास की जितनी सरकारी चीज़ें थी उस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया और हिंसात्मक हो गए। यानी कि एक बार फिर हमें समझ में आया कि गांधी जी की इस नियम के ज़रिए भी, जबकि वो बेचारे शांति चाहते थे, उनके और अब्दुल गफ़ार खान साहब के अरेस्ट की वजह से मॉब में एंगर आया, क्रोध आया और लोगों ने एक बार फिर हिंसा का रास्ता अपनाया। यानी कि बाबा की गई प्रत्येक चीज़ में लास्ट में हिंसा ज़रूर होती थी। ये बेचारे खुद अहिंसा के पुजारी थे। अब दिक्कत क्या है कि अगर हमारे पिता बहुत सीधे हों, बाबू हमारे पिता बहुत सीधे हों और वो सड़क से शांति से जा रहे हों और हम रोज़ देखते हैं कि हमारे पिता यहाँ से शांति से आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी से न फालतू बोलना न कुछ करना, फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पिता को कोई वहाँ पर रोड पे मार दे रहा है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पिता सीधे साधे हैं, तो इस बात का रोष हमारे अंदर जरूर आएगा। चूँकि बापू सीधे थे, बापू अपने मुंह से न किसी को गाली देना, न किसी का अपमान करना, न किसी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। अंग्रेजों ने जब उनको अरेस्ट किया तो जो उनके अनुयायी थे, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोगों को गुस्सा आया कि ऐसे इंसान जो हमारे साथ इस तरह से, उनके साथ ऐसा किया गया और नतीजतन लोगों का गुस्सा फूटा और भीड़ एक बार फिर सरकारी कार्यालयों पर हमला करने लगी। A frightened government responded policy to brutal repression. Peaceful satyagrahi were attacked. Women and children were beaten. About 1 lakh people were arrested. और हमेशा की तरह एक बहुत ही काला कानून और उनका बहुत घिनौना चेहरा अंग्रेजों का सामने आया। उस सत्याग्रही जो कि शांत स्वभाव के थे उन पर हमला किया गया, औरतों और बच्चों को पीटा गया। सोचो, वही बच्चे आज अगर जीवित होते तो हमारे बाबा दादा के एज के होते, बाबा ही होते, हमारे दादाजी के ही एज के होते। उन बच्चों का क्या कसूर था? उनको क्या पता था कि आज़ादी क्या चीज़ होती है? वो तो बेचारे खेल खा रहे थे, उनको तो दूध और रोटी की समझ थी। लेकिन वो भी इस 2021 के भारत के लिए उन्होंने अपना खून बहाया, सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारी माँ जो कि भारत माँ है उस पर लगी हुई बेड़ियाँ, जो जंजीर हैं, वो टूट जाएं और हमारा देश खुल के सांस लेने लगे। लेकिन धन्य हो नीच नेताओं का कि जो इतनी त्याग को भी भूल करके, वर्तमान में भी हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे पुराने नेता हैं जिन्होंने आज़ादी के दौर को लगभग करीब से देखा, सुना, जाना है। उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात को देख करके कि उस भारत को जिसे इतनी त्याग और बलिदान के बाद आज़ाद कराया गया है, वहाँ पर इतनी 420 होती है, पैसे की इतनी लेन देन होती है, खरीद फरोख्त होती है, आम जनता के पैसे को बाज़ारों में लुटा दिया जाता है, उनके हितों की रक्षा नहीं की जाती है और अपने देश को बदनाम किया जाता है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। In such situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irvin on 5 March 1931. By this Gandhi-Irvin pact, गांधी जी consented to participate in a round table conference। और इस प्रकार से बच्चों, इस परिस्थिति में गांधी जी ने एक बार फिर डिसाइड किया मूवमेंट को बंद करने का और इरविन के साथ समझौता 5 मार्च 1931 को करने के लिए तैयार हुए। और उस समय जो राउंड टेबल मीटिंग के लिए जो कॉन्फ्रेंस तैयार की गई, उसमें गांधी जी इरविन के साथ बैठ करके समझौता करने के लिए लंदन गए। एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्राइजनर्स। और जाहिर सी बात है कि उनके इस समझौते में जो आंदोलनकारी थे उनको रिलीज करने की बात हुई। दिसंबर 1921 को गांधी जी लंदन गए कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन नेगोशिएशंस ब्रेक डाउन हो गए और वहाँ से वो सीधे तौर पे निराश होकर के लौट आए। जैसे इंडिया पहुँचे, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू both in jail। आते ही पता चला कि गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जेल में है। The Congress had been declared illegal। कांग्रेस पार्टी को उस समय इलीगल साबित किया जा चुका था, मेरे हिसाब से आज भी इलीगल है। And a series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstrations and boycotts। और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक बहुत मतलब जो ये मीटिंग और या जो राइट्स या ये सब तमाम चीज़ें होती हैं, जो विरोधात्मक चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इम्पोज की जा चुकी थी। पार्टी को डिक्लेयर कर दिया गया था कि बेकार पार्टी है, इलीगल है, अनैतिक है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चोट थी कांग्रेस के लिए, और न सिर्फ कांग्रेस के लिए चोट थी बल्कि ये महात्मा गांधी के लिए भी चोट थी कि एक तरफ तो ये लंदन में जाके मीटिंग कर रहे हैं, इरविन के साथ बैठ करके समझौता कर रहे हैं, जिसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं,
वो समझौता का मकसद था जो सत्याग्रही निर्दोष है उन्हें छोड़ो जेल से बाहर, और कुछ सामान्य हितों की बात हो रही थी। लेकिन इनको क्या समझ में आ रहा है, सब तो जाहिल थे ना, अंग्रेजवा सब दुष्ट थे सब। मेरा बच्चा था अभी जाके अगर मिलता मार देते 2-4 ठोक। बताइए, बच्चों को मारते थे सब, शर्म नहीं आया। अब with great appreciation, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement for over a year. The movement continued by 1934. It lost its momentum. फिर इन्होंने हार गार करके अपना आंदोलन चालू किया। देखिए, अगर कभी ये वीडियो आज 1-2 साल पर तक कभी भी अगर जीवन में वायरल हो जाए, कोई हमको सुनेगा तो कहेगा कि यार देखो ऐसे ऐसे बोल रहा था, ये क्या है भाई। हमारे पिताजी थोड़े ही लिखे हैं, हम थोड़े ही लिखे हैं। किताब में लिखा है, बच्चों को पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ एक कहानी, इसमें लिखा हुआ। अब जब इतना कुछ हो गया, बच्चों तक पिटा गया आपके चक्कर में, तब फिर क्या जरूरत है उसको चालू करने की। तो इनको लगा होगा कि बच्चे तब तक बड़े हो जाएंगे, एक राउंड फिर पिटा जाएंगे। बात ही था, ये चाहते थे कि सर्विसिंग जारी रहे, जैसे गाड़ी 200 किलोमीटर चली सर्विसिंग जारी। बच्चा अभी पहले पिटा था 2 साल का था, तो 2 साल और डेवलप हो गया है, मजबूती आ गई होगी, चालाठी फिर खाएगा। बदले की भाव जल्दी रहनी चाहिए। इसके लिए समय समय पे मार खाना बहुत जरूरी था। इसके लिए जब कोई चीज़ कॉल ऑफ कर लेते थे, पहले मामला सेटल करना होता था तो पहले उसको कहते थे कि अच्छा छोड़ो, हम आंदोलन बंद कर दिए, सबको कह देते हैं आओ बैठो बैठो काम खत्म। फिर उधर से जब आते थे, जब इनकी बात नहीं मानी जाती तो फिर उकसाते थे, फिर चालू करते थे, फिर एक राउंड सब पिटा जाता था, जेल चल जाता था, फिर उसके बाद उसको बंद करते थे। इसी चक्कर में बेचारे भगत सिंह चल गए। बताइए, पिक्चर देखे थे रुआई आ जा रही थी, पिक्चर में देख लीजिए रुआई आ जाएगी। भगत सिंह बेचारे इसी चक्कर में चल गए। उनका बेचारे का भी कई दिन की उनकी उम्र थी। हाँ, अगर कुछ ना बोले, कोई भी समझौता करके अगर महात्मा गांधी हमारे भगत सिंह साहब को अगर आज़ाद करा लिए होते, उस फांसी से उनको बचा लिए होते, तो फादर ऑफ नेशन और पूरी दुनिया में आज भी उनका जितना सम्मान है, शायद दिलों में उनकी इज्जत के लिए 1-2 नहीं कम से कम 100 सीढ़ी और ऊपर वो चढ़ जाते, क्योंकि उनको बचाया जा सकता था। ऐसा मुझे लगता है इतिहास पढ़ने के बाद कि भगत सिंह को बचाने के चांसेस थे, लेकिन इन्होंने पता नहीं, इन्होंने हमको तो इनका भी नहीं लगता, ये तो बेचारे बतेबे कि कमजोरे थे, इनके कंधा पे तो खुदे बम बंदूक रहता था, ये बेचारे सीधे साधे थे। इनके चक्कर में कांग्रेसें ले भी थी उनको। ऊपर से ना, और सुनिए, अभी चुनाव आ गया है, ये देखिए इतिहास में वो भी चैप्टर घुस गया। जैसे चुनाव आएगा तो कांग्रेस पूरा देशभक्तों को नाम जुड़ाने लगती है। इतने लोग कहते हैं कि हमारी दादी शहीद हो गई, हमारी इंदिरा गांधी शहीद हो गई। अरे शहीद क्या हुई, तुम लोगों में आपस में कुर्सी की लड़ाई चलती थी, एक दूसरे को उड़ा देते हो बम से। इतिहास को अच्छे से पढ़िए। इंदिरा गांधी को कह देने राजीव गांधी उड़ा दिए हो, कौन भरोसा, ये कैसे कोई कह सकता है, कोई क्लियर थोड़े है। ये सब जीवन भर शहीद का क्या मतलब होता है। अरे कौन सा प्रधानमंत्री के पद पे थी भैया, बढ़िया अच्छा खासा खा पी रही थी, अपना चल गई आराम से, बम से उड़ गई, बेटा बैठ गया कुर्सी पे, बेटा उड़ा फिर बेटा बैठ गया, फिर उड़ा तो पतो बैठ गई, फिर नाती बैठ गया, सब तो बैठले हैं कुर्सी पे, तो उड़ा कौन है? पूरा खानदान उनका तो बैठा ही हुआ। अरे 60-70 साल लोग देश पे रूल किए हैं, अभी भी अब आएंगे तब शहीद बताएंगे। अरे शहीद जो असली शहीद थी, जो असली शहीद थे, उनका घर देखिए आज भी खपड़े का है, ठीक है, उनके घर पे अभी सही छत नहीं बन पाई है, जिन्होंने अपना परिवार गंवाया देश के चक्कर में, उनके तन पे अभी अच्छा कपड़ा नहीं है, राजनीति में उनको कोई जानता नहीं है। ऐसे न जाने कितने अनसंग वॉरियर्स हैं हमारे इंडिपेंडेंस का, जिसका आपको नाम भी नहीं पता, लेकिन उनका खानदान साफ हो गया। जलियांवाला बाग में क्या फेंके हुए थे? क्या वो आंदोलनकारी नहीं थे? क्या वो क्रांतिकारी नहीं थे? वो भी तो किसी के बाप बेटा बेटी रहे होंगे। मेला घूम रहे थे, वो भी तो अपना गए थे वहाँ पे पंचायत देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए मेला में गए थे। जब उनको मारा गया तो क्या वो देशभक्त नहीं थे? तो काहे नहीं कांग्रेस उनका नाम बता रही? बताए कैठो लोग कुआं में गिर के गोली मार के मरे थे, लिस्ट बताए हमको। चुनाव के समय नहीं देंगे वोट, न देने देंगे। मेरा आह्वान है अपने सभी यूजर से कि कांग्रेस को ट्वीट करके पूछा जाए कि प्रभु ये बताइए, आप लोग बहुत बड़ी देशभक्त पार्टी हैं, तो फटाक से जल्दी से बताइए कि जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, जिसमें सैंडर्स गोली चलाया था, उसमें इनार में कई लोग गिर के मरे थे, कितना लोग को गोली चलाया गया था, उसका लिस्ट दे दीजिए विद खानदान के डिटेल, उनको सुविधाएं दीजिए, उतने ही महत्व दीजिए, तब आइए वोट मांगिए, आपको वोट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा।
मैं अपील करता हूँ अपने देशवासियों से, और हर उस पार्टी के लिए भी अपील करूँगा। अब रहा सवाल आइए भाजपा को भी ले लीजिए बीच में, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, अगर मोदी जी को हटा दो तो भाजपा में भी कुछ नहीं है। वो एक बेचारे की मेहनत से, मोदी योगी की वजह से भाजपा का अस्तित्व बचा है। बाकी हमको भाजपा में हमको भी कोई नहीं समझ में आता। ये दो नेता सही में राष्ट्रीय भक्त हमको समझ में आते हैं। इन्होंने वाकई में हमारे देश की तस्वीर पूरी दुनिया में बदली। इन दो लोगों का चेहरा जब तक दिख रहा है पार्टी में वोट दे रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वैसे मेरे समझ में कोई पार्टी नहीं आती। अच्छा, एक तो झाड़ू वाली पार्टी है, वो सीधे कुछ आएगी, सब चीज़ फ्री में दे देगी, स्कूल फ्री, किताब फ्री, माँ बाप फ्री, बेटी बेटा फ्री, रिप्रोडक्शन फ्री, हैं सब फ्री। जहाँ मन करे सूझ जाओ, जहाँ मन करे लेट जाओ, कहीं बिजली जला दो, हीटर चुरा लो, बिजली का तारों चुरा लो, 300 यूनिट बिजली के लिए खंभा बेच दो। अबे जब सब फ्री में दोगे, बस फ्री कर दोगे तो डीजल कहाँ, तो मौसा घर से आएगा, फ्री कहाँ से करते हैं सब। एक तो आप लोग ये समझिए, हम लोगों पे अतिरिक्त दबाव बढ़ा देंगे, सब महंगाई बढ़ा देंगे, फटाक से महंगाई बढ़ा देंगे, 150 रुपया तेल कर देंगे, 500 लीटर सरसों तेल हो जाएगा, हम आप खरीदते खरीदते मर जाएंगे। ऐसा बिजली फ्री देते देते नहीं मरेंगे, ये का अपने बाप के घर से दे रहे हैं लोग। अच्छा, जनता कितनी बड़ी बेवकूफ़। और सुनिए, इधर देखिए, 3 दिन से लगातार इतिहास का ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लैपटॉप टैबलेट, लैपटॉप टैबलेट। तो दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे पे लड़ रही है, हम लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। अरे भैया, लैपटॉप टैबलेट मत दो, कम से कम शिक्षा की व्यवस्था तो दुरुस्त करो। स्कूलों में टीचर तो समय से जाएं, स्कूल में अपने टीचर समय से क्लास तो लें। बच्चा स्कूल से ना जाए तो प्राइवेट स्कूल की तरह फ़ोन तो करें, पेरेंट टीचर मीटिंग तो करें, स्कूल की छत टूटी हुई है उसको तो सही कराओ, बच्चों को ठंडी में चप्पल तो दो, जूता तो दो, कपड़े तो दो, स्वेटर तो दो। प्राइवेट स्कूल में बेटा जा रहा है तो ब्लेजर पहन के जा रहा है, और सरकारी स्कूल में बेचारा वो हाफ पैंट पहन के जा रहा है नंगे पाँव। शर्म नहीं आ रही है? टैबलेट दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, जिसको खाना चाहिए उसको टैबलेट दे रहे हो, टैबलेट खाएगा? सैमसंग का टैबलेट हटेगा कैसे उसको? उतना बड़ा मुंह है उसका, 4 मुंह में। अच्छा, लैपटॉप लेकर के भीख मांगेगा, लैपटॉप वाले लेकर के कि हाँ भैया गिव मी द नेम ऑफ लैपटॉप बाबा, लैपटॉप के नाम भीख मांगेगा? भीख दे रहा है। लेकिन जिस देश में शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं सही है, उसमें आप पहले लैपटॉप टैबलेट दे रहे हैं। अरे पहले अच्छा स्कूल बनाइए, कम से कम केजरीवाल जी दिल्ली में स्कूल तो अच्छा बनाए। पूरे भारत के लिए एक मैसेज दिया उन्होंने, लाख चोर हों, लेकिन क्या स्कूल बनाया उन्होंने, मस्त नेता है। स्कूल देख करके नहीं लगता है कोई चोर आदमी, बाकी और सब चीज़ में करो। अब बाकी सब फ्री कर दो, कुछ कहीं सूझ जाओ, कहीं बैठ जाओ, किसी को लेके भाग जाओ, सब फ्री है। मानो पड़ोसी घर में गया, उसका बेटा उसको लेके भाग गया, फ्री है। हमारी पार्टी का पहला घोषणा ही यही था, सब फ्री है। हाँ, ले जाओ किसी को कहीं घुसा दो, गाड़ी किसी को धक्का मार देता, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि सब फ्री है, धक्का मार के उड़ा के चल जाओ। ये सब नया नया पार्टी है, तो आधा टाइम इन सब का शाम में न्यूज़ सुन करके खून खोल जाता है। चलिए, तो बच्चों इस सीरीज की यह पहली कड़ी थी। अभी इस सीरीज की तीसरी कड़ी का यह पहला पड़ाव था। इसके बाद अगले पड़ाव में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बड़े आराम से पढ़ने वाले, सारे वीडियो को सबमर्ज करके अगर बना देंगे तो लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है कि अगर इकट्ठा पढ़ा दिया जाएगा, मैं जिस स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ, तो आपका पूरा 1 महीना यूट्यूब पे निकल जाएगा। ऐसी स्थिति में मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट अपलोड करने का फैसला किया है। मित्रों, एक बार फिर से किसी चोर पार्टी को वोट न दें, इस अपील के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के साथ और महात्मा गांधी के नए नए आइडियाज़ जो एक बार फिर से उनके अंदर में आए और उन्होंने क्या किया और किस प्रकार से हमारे देश में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, संविधान, ये सारी चीज़ों का उद्गम हुआ। मित्रों, यह सारी चीज़ें हमारे सामने एक बार फिर एक नए रूप, एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से लेकर के आपके सामने फिर से मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार।